बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का दोबारा दावत पे। आज सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जैसे आपको पता है पीटीआई में अब माशाल्लाह सिंध से सियासी समाजी और जो भी लोग हैं वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आज बड़ी मुझे खुशी है कि आज मैं शहाब इमाम साहब को तहरीक इंसाफ की सफ़ों में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शहाब भाई 13 साल पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लीगल प्रैक्टिस, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्रैक्टिस है, तीनों हाई कोर्ट्स में कर रहे हैं। और इससे पहले इनका ताल्लुक़ MQM से था और उनका भी शायद लीगल विंग वगैरह सब पीछे देखते थे। तो जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन उनकी शमूलियत की खबर टीवी पे चली भी। शहाब, क्योंकि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और ख़ास तौर पे शहाब भाई के साथ बैठ के करनी थी, तो मैं शहाब भाई आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। वो कहते देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तो। और हमारी पार्टी को इससे बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह अगली दफ़ा तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से नेशनल असम्बली में आएगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं सिंध का सदर नहीं था जब भी मैंने कहा था कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन मैं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी कह चुका था कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी सूबा सिंध में। और अगर आप में से कोई किसी को इसके ऊपर मेरे से डिस्कशन करनी है तो जब मर्ज़ी कर ले, मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स का बता दूंगा कि कैसे हम अगली हुकूमत बनाने लगे और इन चोरों का और जरदारी माफिया का कैसे फेंटा मार के बल्ला चलेगा और तीर टूटेगा और कैसे सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। मैं 2-3 बातें और छोटी छोटी कर दूं, उसके बाद मैं शहाब भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा आप भी कुछ बात कर लीजिएगा। कल मैंने चलते फिरते और फिर रात को सोशल मीडिया पे एक कॉमेडी शो देखा, लंदन से हो रहा था। अच्छा, पहले मैं सोचा कि अब गुस्सा नहीं आने लगा, अब हंसी आने लगी है। वो फरमा रहे हैं जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल, कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने तो नहीं किया, अपनी हुकूमत में हुए, हमारी हुकूमत में नहीं हुए। उसके बाद भी आपकी हुकूमत रही, शायद खाकान अब्बासी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे तो नहीं थे। उसके बाद भी आपको कोई नहीं बचा सका। शिकायत किससे कर रहे थे? लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक बहुत ही फनी बात की, उन्होंने कहा जी अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था, यानी कि प्रेशर कर रहा था बम ना फाड़ने पे, और मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ज़रा ये बताए, नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम ही उसने कहाँ से फाड़ दिया? क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते, जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनज़ीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे थे शिकवे शिकायत? किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे? यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे। मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से ही झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। एक भाई खड़ा होकर कहता है, यानी कि जो आजकल क्राइम मिनिस्टर ही है वो बना हुआ, वो कहता है खड़ा होकर असेंबली के फ्लोर पे कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे वालिद बड़े मेहनती किसान थे। वो क्या, पहला वाला जो बड़ा भाई था जो वो कहता है जी हम तो 22 खानदान भी छोटे थे, मुझसे भी बड़े थे। साहबजादी भी फरमानी है कि जी वो पता नहीं जद्दी पुश्ती हम रईस थे, जद्दी पुश्ती रईस मेरे मरहूम वालिद मुझे बताते थे, वो एक ज़माने में शेल में काम करते थे, ये बरशेन में LPG इंट्रोड्यूस की थी लेट 60s में, 69-70 या उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा लाहौर गया और छोटी सी दुकान पे एक साहब बैठे हुए थे, सिलेंडर के वो बनाने थे वो नोजल्स,
तो वो इनके हवाले से आपने छोटी सी दुकान में बैठे थे। ये पता नहीं कौन सी इत्तेफाक से इत्तेफाक फाउंड्री जद्दी पुश्ती बन गई, वरना है कुछ नहीं ऐसा। और बड़ा आखिर में मैं चलो एक बड़ा वो मोहम्मद अली मरूम की फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग था, होता था, अगर आप लोगों को याद हो, जज साहब मेरे ज़िंदगी के 5 साल वापस कर दें। मुझे तो ये नवाज शरीफ वो देख के मुझे वो याद आ रहा है, ये कह रहा क्या था। अच्छा जी, दूसरा, इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, जो बिजनेसमैन हैं उनको हरास कर रही है FIA। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ तारिक शफी साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा है, उनके घर के पता नहीं क्या क्या फ़ोन उठा के ले गए, उनके शायद बेटे का भी ले गए। ये बेटे का फ़ोन क्यों लेके चले गए या दूसरे फ़ोन, यानी कि इसके ऊपर तो वैसी चोरी की FIR कटती है, बेटे का तो नाम नहीं है FIR में, आप कैसे लेके चले गए घर में घुस के किसी का भी फ़ोन। दूसरा, हामिद जमान साहब, हामिद जमान एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल बिजनेस। हामिद जमान यहाँ बड़ी एक चेन है पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस में, बड़ा टैक्स पेयर है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको क्यों उठा के ले गए। और कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और PML नून का भी साथ होना था, ये तो कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि ये जो तीनों जमातों को या सारी जमातों को साथ सुना जाए। तो आप इधर बंदे उठा के बंद करें, उधर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ये निशान बनता है। जब हम सवाल करते फिर वो नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी एक लाइन, उससे ज़्यादा मैंने ट्वीट भी नहीं की, मैं इससे ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। आपको आपका गवर्नर मुबारक हो, मिल गया ना आपको आपका अपना गवर्नर, अपना ही है ना, आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त ही थी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया, आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की जो आपको मिल गया, आपके अपनों में से है। बाकी इससे ज़्यादा उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने खुद कई दफ़ा कई सालों से बात कर चुके हैं, आपके अपने बड़े बड़े सीनियर लीडर वो अपनाइयत को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। शाह भाई इस पर खुद रोशनी डाल देंगे, लेकिन आखिर में आपको अपना गवर्नर मुबारक हो। शाह भाई आप जरा। बहुत शुक्रिया अली भाई, मुझे अपने तहरीक का पार्ट बनाने का। अब्बास जाफरी का इसमें बहुत रोल है और कई सालों से वो हमारे साथ टच में थे, और मैडम मलिका से भी हमारे इनके वालिद साहब से ताल्लुकात थे, सीनियर थे हमारे, FIA में थे। कसवर शाह बुखारी साहब, वेरी थॉरो जेंटलमैन, शहजाद कुरैशी साहब, महमूद मौलवी साहब। PTI ने कम से कम हम लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहां पर हम आकर अपनी बात कर सकें और गरीब आदमी की बात हो सके। ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मौजूद नहीं है कि किसी बच्चे के पीछे हाथ बांध के जो खड़ा होना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान हैं, और यही आइडियोलॉजी थी 35 साल पहले जिसमें हमने लब्बैक कहा था, मगर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चल नहीं सकी, और आजकल के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो जो सिंध की आवाम, अंदरून सिंध एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथों हॉस्टेज है, और जो अर्बन एरिया है वो दूसरों के हाथों हॉस्टेज है। तो मेरी मुआदबाना रिक्वेस्ट होगी तमाम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, माओं से, बहनों से, कि वो आएँ और PTI में शमूलियत अख्तियार करें और ख़ान साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, हमें इस साइकिल्स को तोड़ के आगे निकलना है। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और पाकिस्तान जो कि एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, चारों मौसम यहाँ मौजूद हैं, हर तरह की इकाई यहाँ मौजूद है, हम इसको जो है वो एशियन टाइगर आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमें डेडिकेशन और सिंसियरिटी की ज़रूरत है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की लीडरशिप में यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। अली भाई सर, PTI कर रही है, तो सियासी जमात है भाई, नहीं सियासी जमात है, लेकिन एक मतलब फिर उस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जहाँ लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अब तक PTI की तरफ से कोई इतनी बड़ी मदद क्यों नहीं की गई? अरबों रुपये इकट्ठे किए गए, आपने कहा था कि जल्द प्रोग्राम बनाएंगे, खान साहब आ रहे हैं, वो पैसे लेकर आएंगे। तो ये सिंध के लोगों को, अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो लोगों को, आम आदमियों को, मुतासरीन को उसकी सज़ा आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप अपना उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें,
पहले ज़रा क्लैरिटी ले लें कि खान साहब ने तीन टेलीथॉन्स किए। उन 3 टेलीथॉन्स में कोई 13 अरब प्लस माइनस की कमिटमेंट्स हुई। जो पहले हमारी एक होती थी इमरान खान फाउंडेशन, जो कि रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर भी एक 501c3 NGO। जब खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि सिवाय शौकत खानम के, जो कि इमरान खान कैंसर अपील है, जो 501c3 अमेरिका के अंदर, या इमरान खान फाउंडेशन, उसको बंद कर दिया जाए ताकि वो फोकस रहे और कभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि शौकत खानम पुराना चल रहा था और वो सारा बंद हो गया। जब फंड रेजिंग की गई तो फंड रेजिंग के लिए 2 अकाउंट दिए गए। एक अकाउंट दिया गया CM पंजाब साहब का और एक अकाउंट दिया गया CM KPK का। पाकिस्तान के अंदर आज तक क्रेडिट कार्ड की क्लियरेंस का इशू है, यानी कि स्टेट बैंक ने पिछले 20 साल, पता नहीं इतने साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन वो हमारे दौर में भी, इंक्लूडिंग, मैं अपने दौर की भी बात कर रहा हूँ, अपनी गलती भी, हमारे दौर इंक्लूडेड, आज तक ई-पेमेंट गेटवे की कोई पॉलिसी या कोई वो कुछ ना किसी वजह से वो रोकी हुई है। खैर, वो ऐसा जो भी पैसे जमा हुए, तो कल से खान साहब ने पहले वो, क्योंकि छोटा वाला मांग था, KPK में जाके लोगों में चेक तकसीम किए हैं। हमने ज़ाती तौर पे अभी तक कोई हम 400 के करीब ट्रक्स, वो उसकी लिस्ट मैंने आज उसको शोजेब को कह के ना, बिलाल शोजेब को कह के उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे कि हमने कहाँ टेंट्स और ट्रक्स और क्या क्या हमने खुद किया, ये हमारे कारकुनान ने किया। और आज इसकी मीटिंग हो रही है 2 बजे दोपहर में, 2 बजे दोपहर में इसकी आज मीटिंग हो रही है और उसमें फ़ैसला करना है कि सिंध के अंदर कौन कौन से अजला हैं, इनको किस किस तरीके से मदद करनी है। कहीं पे आपको राशन देना है, कहीं पे उनके जहाँ से पानी उतर गया, कहीं से उनके घरों की रीबिल्डिंग का काम है, तो वो एक प्लान के तहत होगा, या कहीं उनको चेक दे के बनाना है। वो आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फ़ैसला होगा और हम आपको बता देंगे। काम हमने, खान साहब इधर आए भी थे, ज़ाती तौर पे मैं कई जगह जा चुका हूँ। लियाकत जतोई साहब अपने कई लोगों को वहाँ पे कैंप में, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है खैरपुर नासिर शाह दादू के मेड़ के पास, वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वहाँ पे। इस वक्त आज की तारीख में कोई 15 से 20 हज़ार लोगों को तहरीक इंसाफ रोज़ का फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हर लेवल पे, यहाँ से सब मिला के डेली कुछ ना कुछ उनको खाना मिल रहा है। सिर्फ वो एक जो हमारी मुसरत शाह का कैंप है, जिसमें जो आता है वो वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वो, क्योंकि हमारी पार्टी की हैं, वो फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ी थी 2018 में, दादू में, वही उन्होंने खैरपुर नासिर शाह में बड़ा कैंप लगाया है। उस वक्त 4000 तकरीबन लोग उनके पास थे। मुराद साहब भी वहाँ पहुँच गए, शहबाज साहब भी वहाँ पहुँच गए, बड़े बड़े TV के एंकर भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने लगाया। और हमने खुला रखा है। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हम कोई तफरका नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ PTI वालों को मिले, इस तरह अगर कोई आके कैंप देना चाहता है, यूनाइटेड नेशंस वाला या सिंध को, जो भी, हमने सबको कई जगह उन्होंने अपनी दी है, कैंप लगाया है, नेवी के साथ मिलकर वो बड़े तरीके से उसको हैंडल कर रही है। इस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और आज भी एज वी स्पीक हमारे आज भी कोई 5-7 ट्रक जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ जो ट्रक जा रहे हैं उनकी वीडियो ट्वीट करूं, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो हम कर रहे हैं, ये को हुकूमत का काम है करने का, बहुत सारी दुनिया कर रही है और बहुत सारे NGO कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम ऑफिशियली उसके लिए फ़ंड रेज कर सकें। तो मैं मार्केट उस वक्त करती है NGOs जब वो चाहती है कि अपना काम दिखा के और फंड इकट्ठा कर ले। हम अपनी मदद आपसे हमने अभी तक किया है। आखिरी बात बता दूं, इंसाफ रिलीफ फाउंडेशन अमेरिका के अंदर अभी दोबारा एक 501c3 के लिए अप्लाई कर दिया गया है। वो कंपनी, वो NGO वहाँ खुल गया है, उसकी IRS से रजिस्ट्रेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसका बैंक अकाउंट भी खुल गया है, उसका खान साहब ने ट्वीट भी किया था, और वहाँ पे भी ऐसा पैसे जमा हो रहे हैं और उसकी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बता दें। उसके बाद आपको APMSO मैं तर्जुमान MQM को कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं सिर्फ शाह इमाम साहब हमारे सपोर्टर थे, हमदर्द थे, वो तो आपको कारकुन मानने को तैयार थे। वो उनकी मर्जी। पहले ये बताइएगा, दूसरा ये क्या बुनियादी वजह बनी थी जो MQM से लेती है? देखिए, अभी जो मौजूदा राब्ता कमेटी के जितने अरकान हैं, इंक्लूडिंग देयर कन्वीनियर, मैं उन सबसे सीनियर हूँ। जो 15 साल का किसी का गैप है, कोई 20 साल के बाद आया है, कोई एक शख्स बता दे कि वो मुझसे सीनियर है। अप्रैल 1986 का मैं APMSO का हूँ और जेनवन हूँ, और वाहिद इनका कारकुन है जिसने CSS किया है और 25 साल नौकरी की है, इज़्ज़त के साथ की है, अपराइट तरीके से की है। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो आपको शहर में वो नज़र आती हैं डेवलपमेंट, तो वो उसकी डेवलपमेंट नहीं थी, वो मेरी और जावेद हनीफ साहब की एफर्ट से।
दिन रात काम किया। मैं कस्टम्स का ऑफिसर था, मुझे ये ज़बरदस्ती अगेंस्ट माई विशेज़ लिखे गए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में। मेरा ऑर्डर मुशर्रफ साहब से डायरेक्ट सिटी गवर्नमेंट में करा दिया FBR से, जबकि ये थ्रू इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और SNJD की होता है। अभी जो लोग हैं मैं तो ये कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। आप सोसाइटी में रोल मॉडल्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, आप एक कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं। क्या आप इस तरह के रोल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं कि कब्जे करो, डाके डालो, चोरी करो, फायरिंग करो पुलिस पे, और फिर जो है ना वो जो कोर्ट से भाग जाओ, थाने कोर्ट से भाग जाओ, और फिर आप ऐसी जगह पे एक ऐसे शख्स को बिठा रहे हैं जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इनाग्रेशन किया था। ये गवर्नर जनरल हाउस था, गवर्नर हाउस बनने से पहले 1958 तक जो गवर्नर मौजूदा गवर्नर हाउस है, इट वाज द हाउस ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि कायदे आज़म साहब को कंपेयर करें आज जो असाइनमेंट है या जो आप हलफ बर्दारी के लिए जा रहे हैं। तो आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं इस तरह के कॉन्वेंस को कि भाई ये करो और ये बन जाओ। आप ये मुझे बताइए कि ये जो हल्का बंदी जो इन्होंने, जो मैंने कामरान खान साहब के शो में भी कहा था कि जो लिमिटेशन का जो नोटिफिकेशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जेरिमेंटरिंग की है, तो आपने ये आगे उनको क्यों नहीं दिया कि आप इसको अंडू कर दें? जरदारी साहब, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। सेंसस है, उस पर कोई बात नहीं की, डिले हो गया 6 महीने। और मैं इनका लीगल काउंसिल हूँ डीलिमिटेशन में, और काफ़ी बेहतर तरीके से हम उसको लेके गए। मगर ये चीज़ें जो सियासी चीज़ें होती हैं वो अदालतों से उसके फैसले नहीं आते, ये टेबल टॉक पे होता है। तो क्या ये क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं अपने वर्कर्स को और अपने मैंडेट देने वालों को? हमारी जो फैमिली, मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा इस वक्त अमेरिका में 17 या 18 जून को जब लाहौर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो तस्बीह पढ़ रही थी। तो मैं ये समझा कि ये कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, बीमार है, तो उन्होंने मुझे इशारे से किया कि 2 घंटे बाद फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया उनको, मैं खैरियत है, कोई बीमार तो नहीं हो गया? तो कहने लगे नहीं, कल इमरान खान का वो है ना बाई इलेक्शन। तो मैं कहा वो तो पंजाब में, हमारा तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो कहने लगे नहीं, तुम लोग कुत्ते हो, और जो है अल्लाह करे वो जीते। ठीक है, वो एक PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, PhD फ्रॉम MIT की बेगम है, 2 ब्यूरोक्रेट्स की वालदा है, और एक कार्डिक सर्जन और एक NAD की हमारी बहन पड़ी हुई है, उनकी वो है। नाना मेरे MNA थे 1970 में हैदराबाद से। उनकी साहबजादी हमें कह रही है 80 ईयर्स ओल्ड खातून कि तुम लोगों ने सौदा किया है। तो बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म से महाजिरों का कुछ नहीं हो सकता। एक बात ऐड कर दूं, अगर एक बात सिर्फ 30 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड, अगर ये इनके नहीं थे तो इनको सेनेट का टिकट देने के लिए क्यों भाग रहे थे पीछे? ये अभी जो सेनेट इलेक्शन है, हमारे MPs बैठे इनसे पूछे ना किसको नहीं, 239 में भी नॉमिनेट किया था, 245 में भी किया था। इनकी बात MK मोहन कर रही है ना सर, MK मोहन कर रही है। सर एक सेकंड, इनका ले लें पहले, इनकी बारी, उसके बाद आपकी। सर तो ये सवाल बनता है कि आप जिस मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, शौकत लिबास उसी दौर में गवर्नर बना था, और जब गवर्नर जिस वक्त गवर्नर बना था तो कत्ल की FIR उसके खिलाफ थी। तो नहीं, देखिए इंसाफ की बात करनी चाहिए। इशरत लिबास के ऊपर अगर केसेस थे तो वो झूठे केसेस थे, मैं गलत बात नहीं कहूँगा। इशरत लिबास जो है वो हमारे ज़माने में DMC के हमसे 4 साल सीनियर थे, और इनको काम ये था कि गिटार बहुत अच्छा बजाते थे और गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो ये बात आप सीख करें। हाँ एक मिनट, हाँ, मेरी गुजारिश इतनी है कि आपने सिंध की बात की, ये बात 18 से हम सुन रहे हैं कि सिंध में PTI की हुकूमत बनेगी। आप हम 12 कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं। जब से अभी आपकी हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल से, इमरान खान साहब कितने बार सिंध आए? गुज़िश्ता 2.5 महीने से सिंध सैलाब ज़दा है। इस सैलाब में इमरान खान साहब कितनी बार सिंध आए? कई आपके पार्टी के सपोर्टर्स के इंतकाल कर गए, कई आपके पार्टी के सपोर्टर्स के साथ कई प्रॉब्लम्स हुए। इमरान खान साहब ने कितने लोगों से रब्ता किया, और फिर आप कह रहे हैं कि सिंध में आपकी हुकूमत बनेगी, कैसे बनेगी? बड़ा अच्छा, ये मैं जवाब दे चुका हूँ, आपकी गुजारिश पे दोबारा जवाब देता हूँ। देखिए 3-4 आपने सवाल किया। आपने कहा कि जी कि आप कई कह रहे हैं कि कैसे हुकूमत बनेगी क्योंकि इमरान खान साहब सिंध नहीं आ रहे और सैलाब में। देखें, मैं
जब इलेक्शन लड़ा था ना 2018 का, और आप मेरे हल्के में जाके पूछ लें, इलेक्शन जब लड़ा था तो मैं इनको कहता था कि अगर ये तुम समझोगे कि मैं इलेक्शन लड़के यहाँ वापस आके बार बार बैठ के ढाबे पे चाय पीऊँगा तो इसका मतलब मेरा बड़ा फारिग टाइम है, तुम्हारा काम नहीं हो तो मुझे बताना। तो मेरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं हो सके, लेकिन 104 जो मेरे नीचे सईद गनी का हल्का है जो वो जीता था, वहाँ भी हमने बहुत सारे काम किए क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम आपको अगला जीत के दिखाएंगे। अब ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना कि जीत के दिखाएंगे, मैं कह रहा हूँ वो सईद गनी भी कहेगा, वो भी दोबारा जीतेगा। जहाँ तक आपने बात की, देखें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तो सिंध, अंदरून सिंध में हो रहा गया, और ये हमने कई दफ़ा देखा। जब जाके खान साहब जाएँ, उनके साथ खड़े हुए लोग नज़र आए, बड़े सारे लोग जिनके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत हैवीली ट्राइबल ओरिएंटेड सिस्टम है, जो वो उसके साथ बाद जो लोगों के साथ वो करते हैं, पुलिस और डीसीज और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो करते हैं। अभी भी देखे ना, दादू में 400 आदमी पे एफआईआर काट दी। क्या थी कि वो कर रहे थे पानी के खिलाफ, पानी की किल्लत पे एहतजाज, 2 लोगों का नाम लेकर 400 लग दिए। अब जो कैंडिडेट खड़ा हुआ लोकल बॉडीज में, उस पर ATA की एफआईआर कटी हुई है, उसको उठा के बंद करें। अब अच्छा, हमारे बहुत सारे अमान काजी, नवाब शाह में इधर उधर अटैक उनकी गाड़ियों पे करते हैं, एफआईआर ATC की उन पर काट देते हैं। गालिब डोमकी हमारे जो कश्मीर के लाड़काना के जो डिवीजनल हेड भी हैं वहाँ, उनके इलेक्शन में उनके कज़न को गोली पॉइंट ब्लैंक मार दी पुलिस वालों के सामने, इधर से गोली निकल के इधर से निकल गई, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। एक कारकुन की मार दी, और एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ काट दी और उनके ऊपर काट दी। देखें यहाँ पे ना एक डिफरेंट निज़ाम चल रहा है ये इस सूबा सिंध में। ये पिछले 15 साल से भर्तियाँ इन्होंने सियासी की, चोरों को भर्ती की, जो जितना बड़ा 2 नंबर डाकू उसको उतना बड़ा ओहदा दे दो। जो ये वो रिजवान था, SSB रिजवान, डॉक्टर रिजवान, वो यहाँ कराची आया, उसने PS 104 के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट लिखी कि जी यहाँ पे मनशियात फरोश हो रही है और कौन कौन इन्वॉल्व है। उसको उठाकर उन्होंने शिकारपुर ट्रांसफ़र कर दिया। वो शिकारपुर चला गया, उसने शिकारपुर में लिख दिया कि डाकुओं की सरपरस्ती कौन सा मिनिस्टर और MNA कर रहा है, MPA कर रहा है, मिनिस्टर बैठा हुआ है सिटिंग। उसको उठा के उन्होंने और कहीं भेज दिया, पंजाब भेज दिया। अब उसकी इंक्वायरी कराने जब हुकूमत इनकी आ गई। मेरा कहने का मकसद है कि इन हालात में हम जो नीचे ग्राउंड स्वेल बना रहे हैं ना, जब हम कहेंगे ना, जब इमरान खान यहाँ पाएंगे। जहाँ तक सैलाब की बात की, उसका जवाब मैं आपको पहले दे दूँ। जी सर, लास्ट कर लें। हाँ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे और आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? ये MQM का फैसला है या किसी और का? भाई MQM इनकी पार्टनरशिप में बैठी है। MQM ने मुतालबे में रखा था गवर्नर, भाई थे वो वजारत बहरी उमूर भी मानते थे, वो मांगते थे, शुरू से ही मांगते थे, पहले से हुकूमत बनने से पहले। मैंने कई दफ़ा खान साहब को कहा दे दें, लेकिन अभी भी दे दें। अच्छा, वो मैं उसके ऊपर एक ज़रूर बात करूँगा, मुझे मैंने ये कर दी है बात तो मुझे याद है। तो वो अब उन्हीं का बंदा है, मेरा तो नहीं है, तहरीक इंसाफ का तो वो नहीं है। कामरान भाई, तसूरी भाई जो हैं, वो डिप्टी कन्वीनर थे भाई, बल्कि फैसल सब्ज़वारी का एक बयान है कि वो तो को कन्वीनर बने हुए थे, फारूक सत्तार साहब की अपनी पोजीशन खतरे में थी। ये तो उनका बयान है, मेरा तो नहीं है। डिप्टी कन्वीनर उनके थे, हमारे यहाँ तो कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर होता कोई नहीं है। तो वो फिर आप कह रहे हैं उनका बंदा नहीं है, उन्हीं का है, या आप उनसे पूछें कि उनका है कि नहीं है। मैं वो जवाब दें ना। अभी भी वो थोड़े दिन पहले भी उनके ऊपर लड़े थे। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको आपका गवर्नर मुबारक हो। मैं सिर्फ वजारती उम्र, मैंने उस दिन ट्वीट भी की, लेकिन क्योंकि वो कल अखबार नहीं आया, वो कवरेज नहीं हुई, और आज मैंने 2-3, मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ आप सारों को, ये अच्छा आपने कहा, कवरेज हो ना हो, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ज़रूर चढ़ा दीजिए। एक प्रोजेक्ट था, ये सिर्फ आखिरी बात मैं करने लगा हूँ, KCCDZ, कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन। ये प्रोजेक्ट अल्लाह ताला डालता है, वो कराता है, किसके हाथ से क्या काम हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन मैंने जब मैं वज़ीर बना और मैंने जाके जब KPT के सारे इलाकों का दौरा किया, तो मच्छर कॉलोनी के ऊपर की भी एक केस की फ़ाइल है, जो कि KPT की ज़मीन के ऊपर सदियों से कब्ज़ा हो रहा है। और जिस तरह वहाँ लोग रहते हैं, और जब हम जाते थे और जहाँ क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए, मतलब मैं अंदरून सिंध जाके कितना अफसोस करूँ, यहाँ से 6-5 किलोमीटर की ड्राइव, 4 किलोमीटर की ड्राइव आप चले जाएं मच्छर कॉलोनी, आंखों में आपको आंसू ना आ जाए तो मुझे बताइएगा जिस तरह वो लोग रह रहे हैं। यानी कि 21वीं सदी में एक एटॉमिक पावर्ड, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, जिसकी इतनी तगड़ी माशाल्लाह फोर्सेज हो, ये इतना बड़ा सिस्टम हो, और उसमें भी अगर एक इलाके का नाम मच्छर कॉलोनी है,
यानी कि हमको अंग्रेज पूछता क्या है, मैं कहा जी मस्कीटो कॉलोनी, वाई इज इट कॉल्ड मस्कीटो कॉलोनी, मुझसे पूछते हैं। हमने एक पूरा प्लान बनाया जिसमें कोई 1 साल लगा, पहले बड़ा डेटा कलेक्ट किया, 1 साल लगा। वो कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन था जिसमें पूरी मच्छर कॉलोनी की जो आबादी 1.25 लाख की है, उधर 20,000 लो इनकम हाउसिंग यूनिट्स बनने थे। उसके साथ ये पूरा जो बैक वाटर से केपीटी का जो पिछला ये जो वेस्ट वॉर्फ और मच्छर कॉलोनी के सामने जो इलाका है सैंडस्पिट के पीछे का, उसको पूरा रिक्लेम करके, जो कि केपीटी का अंदर है, 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही है ना, केपीटी की ज़मीन है, जो कि मार्श लैंड है, यानी कि वहाँ पे कीचड़ होती है, सिर्फ हाई टाइड में 1.5 फुट पानी आता है। उसके आगे करके वहाँ पे एक ब्रांड न्यू फिशिंग हार्बर बनना था, अब टॉप वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। 20,000 लो इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स बनने थे। लियारी नदी के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उसके साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगना था, उसके साथ 3 नई बर्तें बननी थी, इस तरफ 3 नई बर्तें बननी थी, उसके साथ एक कनेक्टिंग ब्रिज बनना था जो कि ये बिलावल चौरंगी से राइट जाए और वो आपको सीधा ले जाके सैंडस्पिट पे भी उतार दे और वहाँ से राइट एग्जिट जाके वो जो केसीसी डीजी पूरा जो जोन बना था, पर्ल डायमंड जो भी इसका नाम रखा था, वहाँ उतार देता। यानी कि आप 15 मिनट में 10, 12, 15 मिनट में यहाँ से तो आप वहाँ पहुँच सकते थे, कनेक्ट हो जाता पूरे शहर से। उसके साथ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, रोड डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड, टॉप लाइन रेजिडेंशियल साथ बनता, सारी चीज़ें उसमें बन के वो 3.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रोजेक्ट सीपैक के अंदर हमारी हुकूमत में नॉट एज अ लोन, कर्जे पे नहीं, चाइनीज हुकूमत की एक स्टेट ओन एंटरप्राइज के साथ इन्वेस्टमेंट पे बनाया गया, कर्जे पे नहीं बना था। उन्होंने ये जो मैंने आपकी चीज़ें 7-8 गिनवाई हैं 9, ये इन्वेस्ट करके उन्होंने ये बनाना था केपीटी के साथ पार्टनरशिप करके, जो केपीटी भी एक स्टेट ओन एंटरप्राइज है पाकिस्तान की, और उसकी जो रिकवरी थी वो उस रिक्लेम लैंड के अंदर से जो रियल एस्टेट डेवलप होने की बनती वो थी, क्योंकि वो 20,000 अपार्टमेंट फ्री में तो नहीं कोई बना के देगा आपको। ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्ट किया था उन गरीब पिसे हुए लोगों के लिए जो उस मच्छर कॉलोनी में सड़ रहे हैं। वहाँ मस्जिद भी बननी थी, वहाँ स्कूल भी बनने थे, वहाँ डिस्पेंसरी, पूरा प्रोजेक्ट था, क्योंकि चाइना ने सैकड़ों की तादाद में ये चाइना में बनाए हैं लोगों को। जब उन्होंने अपनी पॉवर्टी से लाइन से उठाया, वहाँ स्लम्स थे, वो स्लम्स को इस तरह चेंज किया। लो जी, कल परसों मैंने पढ़ा कि वो 20,000 अपार्टमेंट जो हैं वो मच्छर कॉलोनी को निकाल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट माफिया के हाथों ये प्रोजेक्ट चढ़ जाएगा। ये वो अमीर लोगों के लिए, करप्ट एलीट के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन वो जो लोग उधर बेचारे सड़ रहे हैं वो वैसे ही सड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की, सारी दुनिया में इसकी कवरेज मिली, बाहर के अखबारों में फ्रंट पेज के ऊपर आया कि ये सीपैक ने पहली दफ़ा एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फॉर जो असल में जिनको ज़रूरत है पैसों की और जिनकी ज़िंदगियां बदलने की, उनके लिए बुलाते हुए इन्वेस्टमेंट पहला प्रोजेक्ट था, लोन नहीं था, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, और ज़बरदस्त प्लान हुआ था सारी दुनिया से कंसल्टेंट से। उसमें से वो कहते हैं जी हम वो निकाल देंगे, चाइनीज़ तो खुशी खुशी निकाल रहे हैं, उनको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो इधर रियल एस्टेट कर जाएंगे। ये पैकेज डील थी। बिलाल जवाब दो, क्योंकि मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। मैं नहीं, मैं ये कराची के सदर हैं, ये आपको देंगे जवाब। क्योंकि कराची के बारे में सवाल है ना, और बाय द वे ये सवाल का जवाब तलत भाई को मैं कोई 7वीं दफ़ा दे रहा हूँ, फिर से ले लें। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी सवाल का आखिरी हमेशा ये पूछने। जवाब दो बिलाल, ब्रेकअप के साथ। देखिए 1100 अरब रिकॉर्ड कर लो, फिर तलत भाई को भेज। देखिए 1100 अरब रुपए का ये जो पैकेज था, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा 650, फेडरल गवर्नमेंट का 650 अरब रुपए का शेयर था, जिसमें से हमने 35 अरब रुपए के 3 नाले, गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदा नाला साहब नहीं, इसी 1100 अरब में था, इसी 1100 अरब में था। 160 अरब रुपए का आपका फ्रेट कॉरिडोर जो आपका पोर्ट कासिम से लेके आपका केपीटी तक। जवाब आप दे रहे हैं। अच्छा चलिए इसको छोड़ें। चलो शवाब इमाम साहब से एक सवाल है, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। शवाब इमाम साहब सर प्लीज। आखिरी जवाब। तकरीबन 35 साल ताल्लुक आपका एमक्यूएम से रहा, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं एमक्यूएम के कायद के ऊपर,
आपने उनकी कितनी सहूलतकारी की, आज नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप ले रहे हैं, कुछ एतराफ़ करेंगे? और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं दहशतगर्द इंडियन एजेंट के, देखिए आप वो तो उस पर तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? देखिए उन्होंने तो खुद ही मुझे डिसऑन कर दिया, तो मैं क्या तस्दीक और तरदीद करूँ इस बात की।